हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइस, मैं आर के पटेल CISF फोर्स मेंबर होने के नाते आप सभी LDC की तैयारी करने वाले बल सदस्यों के लिए CISF एक्ट एंड रूल्स का वीडियो सीरीज लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं कुछ ही वीडियोज़ के अंदर वे सारे एक्ट एंड रूल्स के क्वेश्चन करवा दूंगा जो LDC के लिए रामबाण होगी। ये सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी, जिससे देश के सभी स्टेट के बल सदस्य इस वीडियो को समझ सकें। आपको बस इतना करना है कि एग्ज़ाम से पहले एक बार सारे वीडियोस को देख लेना होगा। इसके बाद आप आत्मविश्वास के साथ सारे एक्ट एंड रूल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे, ये मुझे विश्वास है। तो चलिए सीरीज का पार्ट 1 शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, किसी बल सदस्य को उसके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किस नियम के तहत रिवॉर्ड दिया जाता है? अंडर विच रूल इज़ अ मेंबर ऑफ अ फोर्स गिवन अ रिवॉर्ड बाय हिज सुपीरियर ऑफिसर? ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूल 67 ऑफ 2000, ऑप्शन बी रूल 67 ऑफ 2001, ऑप्शन सी रूल 14 ऑफ 2000 एंड ऑप्शन डी रूल 19 ऑफ 2003। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूल 67 ऑफ 2001। 2001 के नियम 67 के द्वारा किसी भी बल सदस्य को वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा रिवॉर्ड देने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी बल सदस्य को कब निलंबित समझा जाएगा यदि किसी अपराध के कारण उसे गिरफ्तार किया गया हो? When will a force member be deemed suspended if he is arrested due to a crime? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 48 घंटे से कम यानी लेस देन 48 आवर्स, ऑप्शन बी 48 घंटे से ज़्यादा यानी मोर देन 48 आवर्स, ऑप्शन सी 72 घंटे से ज़्यादा यानी मोर देन 72 आवर्स एंड ऑप्शन डी 72 घंटे से कम यानी लेस देन 72 आवर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 घंटे से ज़्यादा यानी मोर देन 48 आवर्स। अगर 48 घंटे से ज़्यादा कोई व्यक्ति किसी भी थाने में गिरफ्तार किया गया हो तो उसे डिपार्टमेंट के द्वारा निलंबित यानी सस्पेंडेड समझा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, CISF बल की तैनाती किस धारा के अंतर्गत आता है? अंडर विच सेक्शन डज CISF फोर्स डिप्लॉयमेंट कम? 4 ऑप्शंस हैं। धारा 14 यानी सेक्शन 14, धारा 15 यानी सेक्शन 15, धारा 17 यानी सेक्शन 17 और धारा 18 यानी सेक्शन 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 14 यानी सेक्शन 14। सेक्शन 14 यानी सेक्शन 14 के आधार पर CISF बल की तैनाती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी भी औद्योगिक संस्थान को सुरक्षा सलाह देने का अधिकार CISF को कौन सा धारा देता है? Which section gives CISF the right to give security advice to any इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए धारा 15A यानी सेक्शन 15A, ऑप्शन बी धारा 17B यानी सेक्शन 17B, ऑप्शन सी धारा 14A यानी सेक्शन 14A और धारा 18C यानी सेक्शन 18C। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 14A यानी सेक्शन 14A। धारा 14A यानी सेक्शन 14A के आधार पर CISF किसी भी औद्योगिक संस्थान को सुरक्षा सलाह दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बल के किसी नामांकित सदस्य को फोर्स की टुकड़ी, पोस्ट क्वार्टर गार्ड, बिल्डिंग अथवा टेंट जिसे गार्ड की निगरानी में रखा जाए उसे क्या कहते हैं? कन्फाइनमेंट ऑफ एनी इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स और अ डिटेचमेंट ऑफ द फोर्स और अ पोस्ट क्वार्टर गार्ड, बिल्डिंग और टेंट अंडर चार्ज ऑफ अ गार्ड इज कॉल्ड? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ओपन अरेस्ट, ऑप्शन बी क्लोज अरेस्ट, ऑप्शन सी अरेस्ट एंड ऑप्शन डी डिटेंशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोज अरेस्ट। अगर किसी भी बल सदस्य को
क्वार्टर गार्ड के अंदर या किसी भी बिल्डिंग अथवा टेंट के अंदर गार्ड की निगरानी में अरेस्ट कर दिया जाता है तो उसे क्लोज अरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है CISF नियमों के अधीन किसको छोटा मोटा दंड दिया जा सकता है? PT पनिशमेंट्स अंडर CISF रूल्स कैन बी अवॉर्डेड टू। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हेड कांस्टेबल, ऑप्शन बी कांस्टेबल एंड ऑप्शन सी फॉलोअर्स एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल एंड फॉलोअर्स, इन तीनों को छोटा मोटा दंड दिया जा सकता है CISF नियमों के अधीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बल का अधीक्षण और प्रशासन किसके अधीन है? द सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स लाइज विथ। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य सरकार यानी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही बल का अधीक्षण और प्रशासन होता है, यानी बल पर पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की स्थापना की गई थी, कब की गई थी ये बताना है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF वाज इस्टेब्लिश्ड इन। ऑप्शंस हैं 1959, 1969, 1970 एंड 1960। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बल के किसी सदस्य को कमांडेंट या मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित किए गए मुकदमे के बिना अधिकतम कितने दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है? एन इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स कैन नॉट बी डिटेन्ड अंडर फोर्स कस्टडी विदाउट ट्रायल कन्वेड बाई कमांडेंट और मजिस्ट्रेट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन। तो बताना है बल के किसी सदस्य को कमांडेंट या मजिस्ट्रेट बिना मुकदमे के कितने दिनों तक, अधिकतम कितने दिनों तक हिरासत में रख सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन बी 8 डेज, ऑप्शन सी 9 डेज एंड ऑप्शन डी 10 डेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है CISF अधिनियम इसे किसमें अधिष्ठापन की अनुमति देता है? CISF अधिनियम इसे किसमें अधिष्ठापन की अनुमति देता है? CISF एक्ट अलाउज इट टू गेट इंडक्ट इनटू। मतलब ये बताना है कि CISF का जो अधिनियम है, जो एक्ट है, वो CISF को किन किन जगहों पर इंडक्शन के लिए अलाउ करता है, अनुमति देता है। तो 4 ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए केवल पब्लिक सेक्टर उद्यम यानी कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ऑप्शन बी केवल संयुक्त सेक्टर उद्यम यानी ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस, ऑप्शन सी केवल प्राइवेट सेक्टर उद्यम यानी ओनली प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, और ऑप्शन डी दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर उद्यम यानी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर उद्यम यानी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज। दोस्तों CISF पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के उद्यम में डिप्लॉयड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वरिष्ठता के क्रम में निम्नलिखित पदों को लगाएं। यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं, इनको सीनियरिटी वाइज लगाना है। तो देखिए सहायक निरीक्षक जनरल यानी असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, दूसरा है महानिरीक्षक यानी कि डायरेक्टर जनरल, तीसरा है इंस्पेक्टर और चौथा है सहायक कमांडेंट यानी असिस्टेंट कमांडेंट। तो जैसा कि हमें पता है डायरेक्टर जनरल जो हैं यह सबसे टॉप लेवल पे होते हैं जो कि दिल्ली में बैठते हैं। इसके बाद आते हैं असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल AIG, IG के बाद आते हैं AIG। तो IG दिया नहीं गया है तो हम AIG को इनके नीचे रखेंगे। इसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट और उसके बाद इंस्पेक्टर होते हैं। तो पहले पे 2 आएगा, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 4 और उसके बाद आएगा 3। तो 2 1 4 3
इसका सही आंसर हो जाएगा बी 2 1 4 3। तो इन पदों को आपको याद रखना है। वैसे एज ए फोर्स मेंबर आपको ये सारी चीज़ें मालूम होगी। तो आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। बल की सदस्यता खो देने पर सभी सरकारी सामान को वापस नहीं करने पर सजा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है? अंडर विच सेक्शन इज द प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर नॉट रिटर्निंग ऑल गवर्नमेंट गुड्स फॉर लॉसिंग मेंबरशिप ऑफ फोर्स? तो 4 ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सेक्शन 14 यानी धारा 14, सेक्शन बी धारा 15 यानी सेक्शन 15, ऑप्शन सी धारा 17 यानी सेक्शन 17 और ऑप्शन डी धारा 18 यानी सेक्शन 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 17 यानी सेक्शन 17। सेक्शन 17 के अंतर्गत अगर कोई भी बल सदस्य अपनी सदस्यता खो देता है तो अगर वह सरकारी सामान को वापस नहीं करता है तो उसे सजा देने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है CISF को कब अर्धसैनिक बल घोषित किया गया? When was CISF declared as a paramilitary force? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 15 जून 1983, ऑप्शन बी 15 मार्च 1985, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1983 एंड ऑप्शन डी 15 अक्टूबर 1985। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15 जून 1983। 15 जून 1983 को CISF को अर्धसैनिक बल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है CISF एयरपोर्ट पर कब से कार्यरत है? When was the CISF deployed at the airport? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 3 मार्च 2002, ऑप्शन बी 10 फरवरी 2000, ऑप्शन सी 10 मार्च 2002 एंड ऑप्शन डी 3 मार्च 2000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 मार्च 2002। 3 मार्च 2002 को CISF एयरपोर्ट पर कार्यरत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। CISF सबसे पहले किस एयरपोर्ट पर सेवा देना प्रारंभ किया? Which airport did CISF फर्स्ट स्टार्ट सर्विंग? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट पर CISF सबसे पहले सेवा देना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है CISF का प्रधान मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द मेन हेडक्वार्टर्स ऑफ CISF? ऑप्शंस हैं। ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पटना एंड डी रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, जहाँ की डायरेक्टर जनरल बैठते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है CISF एक्ट प्रभाव में कब आया? When did the CISF Act come into effect? ऑप्शंस हैं। 2 दिसंबर 1969, ऑप्शन बी 2 दिसंबर 1968, ऑप्शन सी 10 मार्च 1969 एंड ऑप्शन डी 2 नवंबर 1968। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर 1968। दोस्तों 2 दिसंबर 1968 को CISF एक्ट प्रभाव में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पर्यवेक्षक अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? सुपरवाइजरी ऑफिसर आर अपॉइंटेड बाई। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए CISF के महानिदेशक यानी DG ऑफ CISF, ऑप्शन बी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी एंड ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव यानी कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पर्यवेक्षक अधिकारी होते हैं वे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और ये जो पर्यवेक्षक अधिकारी होते हैं ये हमारे GOs रैंक के अधिकारी होते हैं, यानी कि AC से लेकर असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर DG तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है महानिदेशक को किस धारा के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है? अंडर विच सेक्शन इज द DG अपॉइंटेड? ऑप्शन ए सेक्शन 2, ऑप्शन बी सेक्शन 4, ऑप्शन सी सेक्शन 5 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 8।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्शन 4 यानी धारा 4। सेक्शन 4 यानी धारा 4 के अंतर्गत महानिदेशक नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बल का नामांकित सदस्य नहीं है? Who does not belong to the category of enrolled member of the force? EMOF इसका फुल फॉर्म होगा enrolled member of the force। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, सहायक समादेष्टा यानी असिस्टेंट कमांडेंट। ऑप्शन बी, निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर। ऑप्शन सी, उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर। एंड ऑप्शन डी, सहायक उप निरीक्षक यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहायक समादेष्टा यानी असिस्टेंट कमांडेंट। जो एसी होते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, वो नामांकित सदस्य नहीं है, बल के नामांकित सदस्य नहीं है। किंतु जो सहायक उप निरीक्षक यानी एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर, ये तीनों नामांकित बल के सदस्य हैं। और कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक ये सारे रैंक के जो होते हैं ये बल के नामांकित सदस्य होते हैं। और इसके ऊपर एसी से लेकर डीजी तक ये बल के नामांकित सदस्य नहीं होते हैं, यानी इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन बल के नामांकित सदस्य के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए उसी क्वेश्चन का ये उल्टा हो गया है। हु डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ EMOF यानी इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है अधीनस्थ अधिकारी यानी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। ऑप्शन बी, अधिकारी के अधीन यानी अंडर ऑफिसर। ऑप्शन सी, फॉलोअर। एंड ऑप्शन डी, पर्यवेक्षक अधिकारी यानी सुपरवाइजरी ऑफिसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यवेक्षक अधिकारी यानी सुपरवाइजरी ऑफिसर। देखिए अधीनस्थ अधिकारी यानी सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो होते हैं ये एसओज रैंक के होते हैं। एएसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के लोग होते हैं। इसके बाद अधिकारी के अधीन अंडर ऑफिसर जो होते हैं ये हेड कांस्टेबल होते हैं। और फॉलोअर्स जो होते हैं ये होते हैं हमारे ट्रेडमैन। तो ये सारे जो हैं ये नामांकित बल सदस्य के अंतर्गत आते हैं। वही पर्यवेक्षक अधिकारी यानी सुपरवाइजरी ऑफिसर जो होते हैं ये नामांकित बल सदस्य के अंतर्गत नहीं आते, ये इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फोर्स कस्टडी का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोर्स कस्टडी? ऑप्शंस हैं, किसी व्यक्ति का बल सदस्य के द्वारा गिरफ्तारी यानी अरेस्ट ऑफ अ पर्सन बाय मेंबर ऑफ द फोर्स। ऑप्शन बी है पुलिस द्वारा किसी बल सदस्य की गिरफ्तारी यानी अरेस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द फोर्स बाय पुलिस। ऑप्शन सी है CISF के नियम के तहत किसी बल सदस्य की गिरफ्तारी यानी अरेस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द फोर्स एज पर प्रोविजंस ऑफ CISF रूल। एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं यानी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CISF के नियम के तहत किसी बल सदस्य की गिरफ्तारी यानी अरेस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द फोर्स एज पर प्रोविजंस ऑफ CISF रूल। CISF रूल के अंतर्गत किसी भी बल सदस्य की गिरफ्तारी अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही कर दी जाती है, उसे फोर्स कस्टडी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल सदस्य के रूप में कौन शामिल नहीं है? हु डज नॉट इंक्लूड इन मेंबर ऑफ द फोर्स? ऑप्शंस हैं, फॉलोअर्स, पर्यवेक्षक अधिकारी यानी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स। ऑप्शन सी, IPS अधिकारी यानी IPS ऑफिसर। एंड ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो फॉलोअर्स हैं ये भी बल सदस्य हैं, पर्यवेक्षक अधिकारी ये भी बल सदस्य यानी मेंबर ऑफ द फोर्स हैं। IPS अधिकारी में देखिए आपको कन्फ्यूजन होगा और आप हो सकता है कि गलत मार के आ जाएं, तो आप ध्यान दीजिएगा जो IPS अधिकारी होते हैं ये सभी फोर्स में डिप्लॉयड हो सकते हैं, ये सभी फोर्स में इनको डिप्लॉयड किया जा सकता है। तो ये CISF के अंतर्गत भी आ जाते हैं, CISF के ऊपर इनका कमांड हो सकता है। तो IPS अधिकारी भी बल सदस्य के रूप में शामिल हैं यानी मेंबर ऑफ द फोर्स हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और देखिए जो मेंबर ऑफ द फोर्स है वो कांस्टेबल से लेकर और ऊपर DG तक के लोग सारे हो जाते हैं, क्योंकि इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स जो होता है वो लिमिटेड होता है कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक। वहीं बल सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ द फोर्स
ये सभी बल सदस्य होते हैं, कांस्टेबल से लेकर डीजी तक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति का अधिकार किसे है? हु हैज़ द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द सब इंस्पेक्टर? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए महानिदेशक यानी डीजी, ऑप्शन बी उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी, ऑप्शन सी समादेष्टा यानी कमांडेंट एंड ऑप्शन डी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सीआईएसएफ में कौन सा रैंक बिना वारंट किसी की तलाशी ले सकता है? विच रैंक इन सीआईएसएफ कैन सर्च समवन विदाउट वारंट? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कांस्टेबल एंड एबव, बी हेड कांस्टेबल एंड एबव, सी एएसआई एंड एबव एंड ऑप्शन डी एसआई एंड एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेड कांस्टेबल एंड एबव। हेड कांस्टेबल और इससे ऊपर के जो सदस्य हैं ये किसी भी व्यक्ति का बिना वारंट की तलाशी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस आईपीसी एक्ट के तहत कोई भी बल सदस्य सीआईएसएफ ड्यूटी के अलावा कोई भी कार्य नहीं कर सकता है? अंडर विच आईपीसी एक्ट नो फोर्स मेंबर कैन डू एनी वर्क अदर देन सीआईएसएफ ड्यूटी? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आईपीसी एक्ट 1973, ऑप्शन बी आईपीसी एक्ट 1983, ऑप्शन सी आईपीसी एक्ट 1995 एंड ऑप्शन डी आईपीसी एक्ट 2000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईपीसी एक्ट 1973। आईपीसी एक्ट 1973 के धारा 15 यानी कि सेक्शन 15 के अंतर्गत कोई भी बल सदस्य सीआईएसएफ ड्यूटी के अलावा कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का दंगा कहाँ पर हुआ था? वेयर वाज द राइट ऑफ इंडियन हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी इन भागलपुर यानी भागलपुर में एंड ऑप्शन डी मुंगेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची में। रांची में भारतीय हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में दंगा हुआ था जो कि 1964 में हुआ था और इसी दंगे के बाद सीआईएसएफ जैसे एक फोर्स बनाने का मांग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1964 में भारतीय हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में हुए दंगे की जांच आयोग का अध्यक्ष कौन था? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द राइट in 1964 in the Indian Heavy Engineering Corporation रांची? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए न्यायमूर्ति डी बनर्जी यानी जस्टिस डी बनर्जी, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति सी बनर्जी, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति बी मुखर्जी एंड ऑप्शन डी न्यायमूर्ति सी मुखर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति बी मुखर्जी। न्यायमूर्ति बी मुखर्जी जो हैं ये भारतीय हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि इंडियन हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में हुए दंगे में जांच आयोग का अध्यक्ष चुने गए थे जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के भूतपूर्व जज थे यानी रिटायर्ड जज थे। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक्ट सीआईएसएफ बल सदस्य के लिए लागू नहीं है? विच एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू सीआईएसएफ फोर्स मेंबर? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए औद्योगिक विवाद अधिनियम यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ऑप्शन बी सीआईएसएफ एक्ट, ऑप्शन सी पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए औद्योगिक विवाद अधिनियम यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है यह सीआईएसएफ पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा सीआईएसएफ एक्ट और पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन ये दोनों लागू होते हैं सीआईएसएफ बल सदस्य के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बल के सदस्यों पर कौन सा अधिनियम लागू होता है? देखिए सेम क्वेश्चन है पिछली की तरह लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। विच एक्ट अप्लाइज टू द मेंबर ऑफ द फोर्स?
ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वेतन भुगतान अधिनियम 1936, पेमेंट ऑफ वेक्स एक्ट 1936, ऑप्शन बी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ऑप्शन सी पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन अधिनियम 1922 एंड ऑप्शन डी कारखाना अधिनियम 1948 यानी फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922। यह क्वेश्चन 2020 में मार्च में हुए एग्जाम में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। यह इसके पहले भी पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922 CISF बल सदस्य पर लागू होता है। थैंक यू। इसी के साथ यह 30 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। CISF फोर्स मेंबर होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को और भी साथियों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए अगले वीडियो के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।